आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दुनिया है, ये जो पूरा का पूरा विश्व है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। हम लोग भी मानते हैं, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, ये सारी की सारी दुनिया, इस विश्व के अंदर प्रत्येक वस्तु, चर और अचर जगत में प्रत्येक वस्तु बड़ी वैज्ञानिक है, बहुत व्यवस्थित है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी साइंटिफिक, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पर्पजफुल। और इसका उदाहरण हम देखते हैं, एक शरीर, मानव शरीर की तरफ हम देखते हैं कि मानव शरीर इतना वैज्ञानिक, इतना साइंटिफिक है कि दुनिया के लाखों करोड़ों साइंटिस्ट मिलकर के भी आज तक इस शरीर को सुधारने के लिए कि 2 की जगह 3 आंख होनी चाहिए थी, 2 कान के बजाय 4 कान होना चाहिए था, 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगली 4 उंगली होना चाहिए, इस बारे में कुछ सोच नहीं सका। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इससे ये दुनिया जो इतनी साइंटिस्ट, इतनी जो वैज्ञानिक बनी है, उसी के उसमें हम लोग, मैं जो खड़ा हूं आज, ये चंद्रयान और इसरो की अंतरिक्ष की यात्रा हमारी इस देश की जो रही, जो अभूतपूर्व सफलता इस देश को मिली है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने सभी इसरो के सभी वर्तमान और पुराने जितने भी वैज्ञानिक हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 9 वर्षों में उनके आने के बाद जिस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से इस देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, बहुत लोगों ने बातें की हैं, मैं सब बातों को मैं दोहराना भी नहीं चाहता। चाहे 2018 के गगनयान प्रोग्राम की बात हो, 2017 में जो हम लोगों ने जो एक साथ 104 सैटेलाइट को छोड़ने की बात हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पब्लिक अंडरटेकिंग बनाने की बात हो, 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने की बात हो, 2022 में इंडियन स्पेस पॉलिसी लाने की बात हो, या 2023 चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त को, जिन्होंने चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान उतरा, प्रत्येक भारतवासी का सीना जो है गर्व से फूल गया, अभिमान से भर गया। और इस बात के लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग हुए अध्यक्ष महोदय, हमारे इस देश में, दुनिया में बहुत लोग हुए कि जो वक्त के सांचे में ढल गए, बहुत लोग हुए जो वक्त के सांचे में ढल गए, लेकिन मोदी जी उठे कि वक्त का सांचा बदल गई, वक्त का सांचा बदल गई। इसलिए न केवल अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने इंडियन रिसर्च काउंसिल बनाई, उन इनोवेशन पॉलिसी लाए, अटल टिंकरिंग, हजारों स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स उन्होंने खोले, और अभी पीएम नेशनल साइंस रिसर्च फेलोशिप शुरू की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जैसे हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना यह संभव नहीं है। देश को अगर पुनः विश्वगुरु बनाना है इस अमृत काल के अंदर, 2047 तक अगर इस दुनिया को विश्वगुरु बनाना है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना यह संभव नहीं है। और इसलिए मैं एक बात और अपने सभी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, हजारों लाखों साल पहले ये देश दुनिया का विश्वगुरु था। दुनिया का विश्वगुरु था तो किस लिए विश्वगुरु था? मैं जब इस बात पर विचार करता हूं, इसके मूल में केवल 3 कारण थे। इसका सबसे पहला कारण था कि ज्ञान और विज्ञान के अंदर इस देश की कोई सानी नहीं थी, इस देश की कोई बराबरी नहीं थी, न विज्ञान में न ज्ञान में। लेकिन ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो जो है भूखों को जो है खाना न दे सके, अगर वो लोगों को बिना घर के को घर न दे सके, अगर वो लोगों को समृद्धि का रास्ता न दिखा सके, वो ज्ञान विज्ञान किसी के काम का नहीं। इसलिए हमारा प्राचीन भारत, वो केवल ज्ञान विज्ञान तो उसके पास था, उससे एक समृद्ध देश था, वो सोने की चिड़िया थी। हजारों लाखों बाहर के लोग इसलिए आते थे कि ये देश इतना समृद्ध है। न केवल मात्र समृद्धि लंबे समय तक चल नहीं सकती, ज्ञान विज्ञान भी लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर देश के पास वीरता न हो, देश के पास शौर्य न हो। ये 3 कारण थे। ये देश जो था इसलिए दुनिया का विश्वगुरु था। इस ज्ञान विज्ञान की हमारी परंपरा बहुत पुरानी अध्यक्ष महोदय। और ये जो है हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा सनातन संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति भी एक है। उत्तर से लेकर के भारत तक
पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही संस्कृति है। कल्चर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कल्ट अलग अलग हो सकते हैं। कल्ट अलग अलग है तो कल्चर अलग अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति कभी भी दो नहीं हो सकती, चार नहीं हो सकती। एक संस्कृति होती है और उसके बाद अब संस्कृति होती है। इसलिए मैं जब कभी बात करता हूं, हमारे देश के अंदर उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, हमारे जो है शिव ब्रह्मा विष्णु, हमारे गणपति गणेश, यहाँ अलग नाम हो सकते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में वही नाम है। हमारे यहाँ पर राम के नाम पर राम सिंह हो सकता है, हमारे देश के उत्तर भारत में रामचंद्र हो सकता है, रामपाल हो सकता है। आंध्र प्रदेश में जाकर कोई रामन्ना बन जाता है, कर्नाटक में जाकर के वही रामैया बन जाता है, और तमिलनाडु में जाकर के वही रामचंद्रन बन जाता है। नाम वही है, वही शिव है, अलग अलग उनके नाम हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी संस्कृति, इस देश की संस्कृति एक है। कुछ लोग आजकल ये भी बोलते हैं ये आर्य संस्कृति, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति है और दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ संस्कृति है। मुझको लगता है वो संस्कृति से मुझे लोग कहते हैं, उनको जो है इतने वो अनभिज्ञ हैं। द्रविड़ उसको कहते हैं जो वैज्ञानिक होता है, जो विद्वान होता है। हमारे देश के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर जिस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर विद्वान पैदा हुए, इसलिए उसको द्रविड़ संस्कृति कहने लगे। मैं कुछ बातें आपको बताना भी चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, जब कभी हम लोग बात करते हैं, हमारे वेद केवल मात्र यज्ञ और कर्म कांड के ग्रंथ नहीं है। कुछ लोगों की ये भ्रांति है। हमारे वेद जो है वो वेद विज्ञान के ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ है, और इसे ज्ञान विज्ञान के साथ कुछ रिकॉर्ड में आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे जो है किस प्रकार के हमारे ऋषि महर्षि। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं कुछ उदाहरण देता। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनके डिपार्टमेंट का एक काम है। मैंने उनका कहा है, महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व लिखा, अंशु बोधिनी लिखा, आकाश तंत्र लिखा। अरे आकाश में यात्रा करनी हो तो आकाश तंत्र को पढ़ना चाहिए, ये महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। केरल में रहने वाले महर्षि अगस्त ने शक्ति तंत्र लिखा, जिसमें 32 प्रकार की पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, अट्रैक्शन, उसके बारे में बहुत विशद वर्णन है। महर्षि शाक्टायन ने लोह तंत्र लिखा कि जमीन के नीचे भूगर्भ स्थित जो मिनरल्स है, खनिज है, और उसमें जो है आपको विश्वास नहीं होगा 3007 अलग अलग प्रकार की धातु हम किस प्रकार से बना सकते उसके बारे में उसके वर्णन है। मैं नारद मुनि ने वैश्वानर तंत्र लिखा। उस वैश्वानर तंत्र के अंदर 101 प्रकार के गूढ़ प्रकाश, इंटेंस लाइट के अलग अलग प्रकार हैं। एक 101 और 1007 प्रकार की अग्नियों, फ्लेम्स का वर्णन है। महर्षि भृगु की भृगु संहिता है, जिसमें 10 शिल्प शास्त्र हैं, 32 शिल्प विद्या है, और जो 72 शिल्प कलाएं हैं। राजा भोज तो अभी ज्यादा दिन पहले अध्यक्ष महोदय पैदा नहीं हुआ, 1000 साल पहले राजा भोज पैदा हुए। राजा भोज ने एक किताब लिखी है, सम्रांगण सूत्रधार। उस सम्रांगण सूत्रधार के अंदर एक ऐसे घोड़े का वर्णन है कि इस प्रकार का यंत्र बनाया जा सकता है जो जमीन पे भी चलेगा, पानी में भी चलेगा और आकाश में भी दौड़ेगा। ये राजा भोज की किताब में लिखा हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अभी 1975 के अंदर 1975 में इस सम्रांगण सूत्रधार का एक पेज इनको चाइनीज लोगों को मिला। जब चाइनीज लोगों को मिला, जब वहां पर गए, वो तिब्बत की जो राजधानी है, क्या उसको लासा में गए, तो संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन उसको लोगों इंटरप्रेट नहीं कर पाए। थोड़ा पानी मंगवा थोड़ा सा भी। जब उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक अमेरिकन प्रोफेसर आई थी, प्रोफेसर रूथ रेयान। ये रूथ रेयान संस्कृत की विद्वान थी, उनके पास भेजा। रूथ रेयान ने इसका संस्कृत का इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करके एक कॉपी चाइनीज को भेजी और एक कॉपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को भेजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भेजी। अरे बोलने दीजिए भाई। उसके बाद 10 साल इस पेपर पर रिसर्च करने के बाद, उस जमाने में इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के लोगों ने कहा कि हमको जो इस पे सैटेलाइट के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन चाइनीज ने उसके ऊपर रिसर्च किया और चाइनीज ने रिसर्च करके ये सिद्ध किया कि जो इंटर स्टेलर स्पेस क्राफ्ट की बात जो है इसके अंदर दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बात का हमको मालूम नहीं चला। मालूम कब चला? जब एक अमेरिकन वैज्ञानिक का नाम है डेविड हैचर चाइल्डरेस, उसने किताब लिखी एंटी ग्रेविटी हैंडबुक। उस एंटी ग्रेविटी बुक के अंदर
उस वैज्ञानिक ने ये वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे एक चैप्टर मिला था जो चाइनीज को मिला, इंडिया में भेजा गया, इंडिया के लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया, चाइना के लोगों ने उस पर काम किया और चाइना हमसे आगे निकल गया। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता था कि ये जो बातें थी कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद साइंस के ग्रंथ हैं, और आधुनिक काल में इस बात को याद दिलाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़े दम ठोक करके लिखा, बड़े दम ठोक करके कहा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद में सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उन्होंने लिखी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर लिखा कि हमारे वेदों के अंदर जो है हमारे विमान विद्या भी है, गणित की विद्या भी है, इस तरह दूसरी प्रकार की विद्या है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्हीं का एक शिष्य, मैं एक नया उदाहरण देना चाहता हूं। महर्षि दयानंद का शिष्य, मुंबई की नगरी में रहने वाला एक पंडित, उस पंडित का नाम था पंडित शिवकर बापूजी तलपदे। और बेंगलोर का एक पंडित सुबराय शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर मुंबई के समुद्र तट पर 1895, प्रोफेसर सोगत राय नहीं है इस समय, सबसे पहले गुब्बारा बना 1903 में, 1900 में जो बैलून उड़ाया गया 1895 से 8 साल पहले मुंबई के चौपाटी पर समुद्र तट पर एक प्लेन बना करके उसको उड़ाने का प्रयत्न किया गया। और उन्होंने, मैं किल्लाई का आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये किताब है उसी पंडित की लिखी हुई किताब है, प्राचीन विमान कला का शोध। ये 1907 की पब्लिश्ड है, 1907 जो उन्होंने जैसे किताब के अंदर लिखा है कि किस प्रकार से विमान बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या उसमें लिखना चाहिए। अब पुष्प विमान की बात कर रहे थे, स्वामी जी महाराज ने उसका जिक्र किया, यंत्र सर्वस्व का जिक्र किया। यंत्र का बृहत विमान शास्त्र है, और बृहत विमान शास्त्र आज भी अवेलेबल है। बृहत विमान शास्त्र का भारत सरकार ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस बृहत विमान शास्त्र का इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक हमारे स्वामी यज्ञ मुनि परिव्राजक हुई, ब्रह्म मुनि परिव्राजक, वो ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने उस किताब का ट्रांसलेट 1956 में किया है। यह सरकार की तरफ से किया गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे लगभग आज भी 10,000 स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हमारे तंजौर, तमिलनाडु की तंजौर की लाइब्रेरी में, जिसको सरस्वती महल लाइब्रेरी कहते हैं, मैसूर की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी है, बड़ौदा की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी है, पटना की जगह जगह हजारों ग्रंथ आज भी इस देश के अंदर अवेलेबल है, जहां प्राचीन शिल्प कला के बारे में, विमान विद्या के बारे में, आकाश तंत्र के बारे में जो हमारे जो ग्रंथ। मैं 2 मिनट लेता हूं, समाप्त कीजिए। मैं library, it doesn't teach us anything scientific. So don't definitely please don't mislead. अपनी बहन कानी मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं उस लाइब्रेरी में गया हूं, आज भी मैं कई साल पहले गया था। चेयर को एड्रेस कीजिए। सॉरी अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी। उस समय अराउंड 1 लाख के आसपास संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट हैं। लोग केवल कैटलॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जनरली उनके बारे में क्या उसमें लिखा है, क्या उसमें शास्त्र है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। इतना बड़ा ट्रेजर हाउस हमारे पास तंजौर की लाइब्रेरी में रखा है, उसको हमको उस विषय में काम करना चाहिए। मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक एरिक वॉन डेनिकन करके एक यूएस में एक बहुत बड़े लेखक हुए, आप लोग पढ़ सकते हैं किताब में, एरिक वॉन डेनिकन ने एक किताब लिखी है अकॉर्डिंग टू एविडेंस। ये किताब जो है आज से लगभग 40 साल पहले मैंने पढ़ी है, हम लोग देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। एरिक वॉन डेनिकन ने अकॉर्डिंग टू एविडेंस किताब में लिखा है कि दुनिया के अंदर लगभग 10,000 साल पहले भारतवर्ष के अंदर और चाइना के अंदर विमान बनाने की कला थी। एक एरिक वॉन डेनिकन लिखता है। बस मैं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, थोड़ा प्लीज, औरों को भी बोलना है ना। हाँ, और भी बोलेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता था अकाउस्टिक्स के बारे में, थर्मल अकाउस्टिक्स के बारे में, जो एक स्विस साइंटिस्ट हुआ, हंस जैनी ने लिखा है, जो उन्होंने टोनोस्कोप बनाया है। और मैं एक बात अपनी बात करके लास्ट में एक बात कह देता हूं। मंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजिका तुत्र दुर्लभ है। अध्यक्ष महोदय,
दुनिया के अंदर कोई भी Thank चीज you. ऐसी नहीं Thank you. जिसका कोई अर्थ न हो। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वैज्ञानिक न हो। हम पुनः अपनी इसको मैं एक बात और जो अगर आप अलाउ करें, मैं एक बात को जो पढ़ना चाहता था, हमारे जो आपका वक्त खत्म। ऑनरेबल मेंबर फ्रांसिस्को सार्डिना साहब। मैं कोई बात नहीं, मैं पुनः आपने मुझे इतना समय दिया, फिर करना। मैं हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों का, सभी ऋषि और ऋषिकाओं का, सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथ साथ हम सब सदन में मिलकर के देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के इसके अधिनियम को यहाँ पूरा किया, उनका अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।